दोस्तों इस वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी की सारी बुक के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी सबसे ज्यादा फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे मेन कॉन्सेप्ट था हाउ पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच पीपल थिंक एंड स्पेंड देयर मनी। दोस्तों हम में से बहुत से लोगों को ये लगता है कि ज्यादा पैसे बनाने के लिए हमें ज्यादा पैसे चाहिए, मगर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए हमें ज्यादा पैसों से ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत है। इसीलिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी और एक रिच आदमी अपने पैसों को कैसे खर्चता है। दोस्तों इसके लिए हमें तीन चीजों को समझना पड़ेगा: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। दोस्तों इनकम स्टेटमेंट तो नॉर्मल है, जिसको हर इंसान नॉर्मली अपनी लाइफ के अंदर करता है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, इनकम और एक्सपेंस। दोस्तों इनकम वो होती है जो पैसा हमें जॉब से आ रहा है, और एक्सपेंस वो होता है जो हमारे महीने का खर्चा है। अगला है बैलेंस शीट, जिसके अंदर दो चीजें आती है, एसेट और लायबिलिटी। और इन दोनों चीजों की समझ ही हमें अमीर या फिर गरीब बना सकती है। एसेट वो चीज है जो हमें पैसे कमा कर देता है बिना हमारे काम किए हुए या फिर बहुत कम काम किए हुए। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी रेंटल इनकम, कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस या फिर कोई ऐसी दुकान जिसके अंदर हमें एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता हो, और भी बहुत कुछ। और अगर लायबिलिटी की तरफ देखा जाए तो ये वो चीज होती है जिनको खरीदने के बाद भी हमारी जेब से पैसा जाता रहता है। जैसे कि हमारी कार के अंदर हमें हर साल उसकी सर्विस वगैरह में पैसे देने पड़ते हैं। अपने लिए घर लेने पर हमें उसकी मेंटेनेंस करवाते रहना पड़ता है, और इसलिए हमारी जेब में से पैसे जाते रहते हैं। अब दोस्तों इतना समझने के बाद में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है कि गरीब आदमी अपने पैसे कैसे खर्च करता है। दोस्तों गरीब आदमी जैसे कि किसी मजदूर के पास बहुत कम इनकम होती है, और जितनी इनकम उसके पास होती है उससे ज्यादा उसके एक्सपेंसेस होते हैं। इसलिए जो कैश का फ्लो है वो पैसे पहले उसकी जेब में एज ए इनकम आएंगे, और फिर वो बेसिक जरूरतों में जैसे कि खाना, रहना, इन सभी चीजों के अंदर खर्च हो जाएंगे और किसी और के पास चले जाएंगे। और ये ऐसे ही चलता रहता है, और इनके पास ना कोई एसेट है ना कोई लायबिलिटी, क्योंकि ये बेचारे लोग सिर्फ सर्वाइव करने के लिए ही जी रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम इनको फाइनेंशियल नॉलेज दें और कोई हाई इनकम जॉब दे, ताकि इनकी अपलिफ्टिंग की जा सके। इसके बाद आते हैं मिडिल क्लास लोग, जो अमीर बन तो सकते हैं लेकिन कम फाइनेंशियल नॉलेज होने की वजह से ये एसेट्स की जगह पर लायबिलिटी लेते रहते हैं और रेट रेस में फंस जाते हैं। इनके पास सबसे पहले पैसे आते हैं सैलरी से, या फिर अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर उनके छोटे बिजनेस से। दोस्तों ये पैसे इनकी इनकम है, और क्योंकि इन्होंने पहले से ही लायबिलिटीज ले रखी हैं, जैसे कि लोन पर घर, लोन पर कार, क्रेडिट कार्ड के बिल और भी बहुत कुछ, तो सबसे पहले पैसे उन लायबिलिटीज की किस्तें देने में चले जाते हैं। और फिर आता है एक्सपेंसेस, जिसके अंदर घर का खर्चा जैसे कि फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों इनका भी एसेट कॉलम खाली रहता है, और हर महीने कोई ना कोई नई लायबिलिटी लेते रहते हैं, जैसे कि आईफोन या फिर कुछ और दोस्तों यही कारण है कि एक मिडिल क्लास आदमी रैट रेस में फंसकर रह जाता है। और दोस्तों फाइनली आते हैं रिच लोग, जो कि इतने एसेट बना चुके होते हैं कि उनके एसेट से ही पैसे जनरेट होते रहते हैं, और वो उन एसेट में से कुछ पैसों का नॉर्मल एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी बहुत कुछ। और इवन एसेट के पैसों से वो लायबिलिटीज लेते हैं, और क्योंकि एसेट से ज्यादा पैसे जनरेट हो रहे हैं इसलिए वो बचे हुए पैसों से दोबारा एसेट लेते रहते हैं, और उनका एसेट कॉलम बढ़ता रहता है। और दोस्तों यही कारण है कि एक अमीर आदमी और अमीर होता रहता है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो अमीर आदमी को ये पता होता है कि पहले एसेट्स बनेंगे और फिर जाकर वो लायबिलिटीज लेंगे। और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा मेन कॉन्सेप्ट आता है रॉबर्ट कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट से, जो ये कहता है कि कोई भी इंसान सिर्फ 4 तरीकों से पैसे कमा सकता है, जिसको वो एक क्वाड्रेंट से दिखाते हैं, जिसके अंदर E, S, B और I मौजूद है। E का मतलब है एम्प्लॉय, S का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय या फिर स्मॉल बिजनेस, B का मतलब है बिग बिजनेसेस और I का मतलब है इन्वेस्टर। दोस्तों रॉबर्ट के अकॉर्डिंग एक फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान B और I क्वाड्रेंट में आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों E और S से अमीर बनना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब आइए इन चारों को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। E है एम्प्लॉय। दोस्तों ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास जॉब है, जो पैसों के बदले अपने टाइम को एक्सचेंज करता है। दोस्तों अगर ये काम करना बंद कर देंगे तो पैसे आने बंद हो जाएंगे। और नेक्स्ट है S, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय या फिर स्मॉल बिजनेस। दोस्तों ये वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद की कोई छोटी दुकान या फिर एक स्मॉल बिजनेस खोल रखा है, ये सोचकर कि खुद का काम करने पर वो फ्री हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों रॉबर्ट के अकॉर्डिंग चारों में से S, सेल्फ एम्प्लॉयड, बहुत ही बेकार कंडीशन बन सकती है। अब दोस्तों इमेजिन करिए कि कोई डेंटिस्ट है जिनका क्लिनिक है, वो जितने ज्यादा सक्सेसफुल होते रहेंगे उतने ज्यादा पेशेंट्स उनके पास आते रहेंगे, और फिर वो उतने ही ज्यादा बिजी हो जाएंगे। अपने मेन त्योहार, न्यू ईयर, दिवाली जैसे दिनों पर भी वो बिजी होंगे और अपनी फैमिली को जरा सा भी टाइम नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट आता है B, यानी कि रियल बिजनेसेस। दोस्तों ये वो लोग हैं जो OPT यानी कि अदर्स पीपल टाइम की लेवरेज को यूज करना सीख गए हैं। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि पूरे फ्री ना हो, लेकिन ये दूसरों से काम करवा सकते हैं, और ये देश के लिए भी अच्छा है, जिससे कि जॉब क्रिएट होती है। और दोस्तों इसका एक रियल एग्जांपल है जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न के CEO की पोजीशन से रिजाइन भी कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी इनके पास अमेज़न के शेयर्स हैं, और दुनिया के अंदर वो अभी भी एक अमीर इंसान है। दोस्तों कोई भी बिजनेसमैन जिसके पास कोई फ्रेंचाइजी है जिसके अंदर उसके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके बाद आता है I, यानी कि इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जो OPM, जो कि अदर्स पीपल मनी के कॉन्सेप्ट को यूज करना सीख गए हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल रॉबर्ट कियोसाकी जब भी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो खुद सिर्फ 10 से 20% ही लगाते हैं,
और बाकी का लोन ले लेते हैं, जिनकी इंस्टॉलमेंट उस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम से जाती है और ये खुद की प्रॉपर्टी को भी मैनेज नहीं करते, उसके लिए भी इनके पास एम्प्लॉइज मौजूद है। दोस्तों इसके बाद आती है रॉबर्ट की नेक्स्ट बुक गाइड टू इन्वेस्टिंग, जिसके अंदर उन्होंने 5 टाइप के इन्वेस्टर्स की बात की है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं एक्रेडिट इन्वेस्टर। दोस्तों कभी आपके दिमाग में बात आई है कि यार काश मैंने बायजूस के शेयर्स को पहले खरीद लिया होता, ये कंपनी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हुई, और काश ग्रो एप्लीकेशन के शेयर्स को ले लिया होता जिसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन दोस्तों इन कंपनियों के अभी आईपीओ नहीं हुए हैं, इसलिए कॉमन इंसान इन कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीद सकता। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो कंपनी सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड नहीं है और अमीर आदमी इनके शेयर्स खरीद सकते हैं, तो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर उसे माना जाता है जिसकी एनुअल इनकम कम से कम 2 करोड़ रुपए हो या फिर जिसके पास 7.5 करोड़ रुपए के एसेट्स मौजूद हो। तो दोस्तों ये बात तो साफ है कि हम लोग इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते और इसीलिए इन कंपनीज के अंदर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और दोस्तों सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर आते हैं द क्वालिफाइड इन्वेस्टर। दोस्तों ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज को खरीदने की नॉलेज रखते हैं, यानी कि हम में से वो लोग जो थोड़ा बहुत ये जानते हैं कि कंपनी के शेयर्स को कैसे एनालाइज किया जाता है, और इसीलिए हम इस कैटेगरी में आते हैं। थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स। तो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स वो हैं जिनके अंदर क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की सारी क्वालिटी मौजूद होती है, यानी कि वो कंपनी को एनालाइज करना तो जानते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास टैक्सेस की भी नॉलेज है, जिसकी वजह से वो कम टैक्स देते हैं। और दोस्तों इसीलिए इनका रिटर्न क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स से बेटर होता है। फोर्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं द इनसाइड इन्वेस्टर। दोस्तों द इनसाइड इन्वेस्टर वो हैं जो खुद के एसेट से बिजनेस बनाते हैं, बेशक एक कमराई उन्होंने किराए पर क्यों न दिया हो या फिर करोड़ों की कंपनी उन्होंने क्यों न खड़ी कर दी हो, वो दोनों इनसाइड इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। और फाइनली 5वें नंबर पर आते हैं द अल्टीमेट इन्वेस्टर्स। दोस्तों ये 6th हाईएस्ट क्लास ऑफ इन्वेस्टर है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने बड़ी कंपनी बनाकर उसको पब्लिक कर दिया है और बाकी लोग उन कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं। जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि दोस्तों हम सब लोग उनकी कंपनी जोमेटो के शेयर्स को खरीद रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट बुक आती है इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ, जिसके अंदर रॉबर्ट ये कहते हैं कि जैसे ही आप थोड़े ज्यादा पैसे कमाने लग जाओ उस वक्त आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस टैक्स बन जाएगा, और अगर हम E या फिर S क्वाड्रेंट में हैं तो दोस्तों हमारे पास टैक्स बचाने का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों B और I क्वाड्रेंट वाले लोग टैक्स बचा सकते हैं और वो भी लीगली। और दोस्तों ये रिबेट खुद गवर्नमेंट देती है, क्योंकि दोस्तों B यानी कि बिजनेसेस जॉब क्रिएट करते हैं और I यानी कि इन्वेस्टर्स बिजनेसेस में पैसा लगाएंगे जो कि इवेंचुअली जॉब क्रिएट करेगी या फिर रियल एस्टेट के अंदर, जिससे कि देश के अंदर लोगों को अच्छे से रहने की सुविधा मिलेगी। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट अगर हमसे टैक्स लेती है तो उनका फाइनल गोल भी यही होता है कि वो बहुत सारी जॉब्स को क्रिएट करें या फिर लोगों का रहने का तरीका इंप्रूव करे। दोस्तों इस बुक के अंदर 5 फाइनेंशियल IQ की बात की गई है, जिसके अंदर फर्स्ट फाइनेंशियल IQ है मेकिंग मोर मनी, यानी कि पहले तो हाई इनकम स्किल को सीखो जिससे कि हम ज्यादा पैसे कमा सकें। तो दोस्तों जो इंसान साल के 50 लाख रुपए कमा रहा है उसका फाइनेंशियल IQ उस इंसान से ज्यादा है जो साल के सिर्फ 2 लाख रुपए कमा रहा है। सेकंड फाइनेंशियल IQ आता है प्रोटेक्टिंग योर मनी, यानी कि जो पैसे हम कमाएंगे उसे हमें दूसरों से बचाना है, जैसे कि कोर्ट के केस में लॉयर से, मतलबी दोस्तों से और स्पेशली टैक्स से, और इसीलिए टैक्स को हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा। थर्ड फाइनेंशियल IQ है बजटिंग योर मनी, यानी कि अगर हमें डिसाइड कर लेते हैं कि हमें हर महीने 10% सेव करना है तो हमें चाहे कुछ भी हो जाए हमें 10% सेव करना ही है। इसको हम एक बिजली का बिल मान सकते हैं, अगर हमने 10% सेव नहीं किया तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी। फोर्थ फाइनेंशियल IQ आता है लेवरेजिंग योर मनी, यानी कि हम गुड डेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लेकर महंगी प्रॉपर्टीज को ले सकते हैं। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। और 5वां फाइनेंशियल IQ आता है इंप्रूविंग योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिसका मतलब यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों वॉरेन बफेट सिर्फ उन्हीं कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिसके बारे में उन्हें 100% पता है कि फ्यूचर के अंदर ये कंपनी ग्रो ही होगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बुक आती है बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। तो बेसिकली इस बुक के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी ने फुल्ली नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को प्रमोट किया है। इस बुक के अंदर वो 8 एसेट बताते हैं और 8 एसेट्स को नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ दिया, और ये 8 एसेट्स हैं। एसेट नंबर 1 रियल वर्ल्ड बिजनेस एजुकेशन। तो दोस्तों रॉबर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमको रियल वर्ल्ड नॉलेज मिल सकती है कि कैसे हम बी कोडेड यानी कि बिजनेस वर्ल्ड के अंदर काम करें। एसेट 2 प्रॉफिटेबल पार्ट टू पर्सनल डेवलपमेंट। अगेन दोस्तों रॉबर्ट के अकॉर्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग हमें हमारे डर से डील करना सिखाएगी, क्योंकि दोस्तों हमें लोगों के साथ कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा। एसेट 3 इज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हु शेयर योर ड्रीम्स एंड वैल्यूज। तो दोस्तों अगेन इनके अकॉर्डिंग हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिजनेस की नॉलेज तो आएगी और हमें वो दोस्त भी मिलेंगे जिनकी सोच लाइफ के अंदर हमारी तरह है। एसेट नंबर 4 द पावर ऑफ योर ओन नेटवर्क। तो दोस्तों इनके अकॉर्डिंग जो पावर है वो प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, बल्कि दोस्तों जो पावर है वो नेटवर्क के अंदर है, यानी कि हम कितने लोगों को जान रहे हैं। तो बेसिकली स्ट्रेटेजी यही है कि हम खुद का नेटवर्क बनाए और उसको बड़ा करते रहे, और दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग से पॉसिबल है। एसेट नंबर 5 ए डुप्लीकेबल फुल्ली स्केलेबल बिजनेस, यानी कि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। हम जितने भी ज्यादा
ज्यादा लोगों को चाहे उतने ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। एसेट नंबर 6, इनकम्पेरेबल लीडरशिप स्किल्स। दोस्तों इसके अंदर हमारी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत जल्दी बढ़ेंगी। एसेट नंबर 7, ए मैकेनिज्म फॉर जीनियस वेल्थ क्रिएशन। तो रॉबर्ट कहते हैं कि वेल्थ का मतलब पैसा नहीं होता बल्कि टाइम होता है, एंड ऑब्वियसली एज यू गेस्ड इट, जो नेटवर्क मार्केटिंग से अचीव किया जा सकता है। एसेट नंबर 8, बिग ड्रीम्स एंड द कैपेसिटी ऑफ लिविंग। यानी कि दोस्तों हम नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा घर और बाकी अपने सारे बड़े ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, और इवन हम खुद को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। मगर दोस्तों ऐसा रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है, मेरा नहीं। इसलिए दोस्तों मैं सलाह दूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा सोच समझ कर ही करना। इसके बाद नेक्स्ट बुक आती है व्हाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स। दोस्तों इस बुक के अंदर एक बहुत ही फेमस कोट है, क्वेश्चन सी स्टूडेंट ए स्टूडेंट से लाइफ के अंदर बेटर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, आंसर वो चीजें पढ़कर जो ए स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी। तो इस पूरी की पूरी बुक में फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बताया गया कि ए स्टूडेंट बेसिकली एकेडमिक एजुकेशन के ऊपर ही फोकस करते हैं, और एकेडमिक एजुकेशन यानी कि स्कूल्स के अंदर हमें फाइनेंस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, और इसीलिए वो रियल वर्ल्ड में ई या फिर एस यानी कि एम्प्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉय बनने के लिए ही तैयार होते हैं। लेकिन दोस्तों सी स्टूडेंट्स बाकी एरियाज को भी एक्सप्लोर करते हैं, और इसीलिए बी और आई यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टर्स बनने के लिए चांसेस ज्यादा है। दोस्तों कई कॉन्सेप्ट्स जो ए स्टूडेंट मिस कर जाते हैं लेकिन सी स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, वो है 1, हमारा घर हमारा एसेट नहीं है। नंबर 2, सेवर्स आर लूजर्स, यानी कि जो लोग सेव करते रहते हैं वो लूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट अपनी मर्जी से पैसों को प्रिंट करती रहती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहेगा। इसलिए दोस्तों कम से कम हमें वहां पर अपने पैसों को पार्क करना चाहिए जहां पर इन्फ्लेशन रेट बीट हो जाए। नंबर 3, डेप्ट यानी कि उधार अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है, जो कि अमीरों की एक लेवरेज है। 4, अमीर लोग टैक्सेस को समझते हैं और उसको अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, इसलिए टैक्स अमीरों को और अमीर बनाता रहता है। 5वां, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि वो ये चीज सीख गए हैं कि पैसों को खुद के लिए कैसे काम करवाया जा सकता है। इसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी की बुक आती है सेकंड चांस। दोस्तों इस बुक के अंदर रॉबर्ट 4 एसेट क्लासेस की बात करते हैं कि इनमें से हम कोई भी एक एसेट क्लास को चूज कर सकते हैं और उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं, और यही हमारा सेकंड चांस है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट चांस तो हमने स्कूल के अंदर मिस कर दिया। और दोस्तों ये 4 एसेट क्लासेस है। 1, बिजनेस, यानी कि बिजनेस बनाओ और ये कोशिश करो कि उन बिजनेसेस को इतना काबिल बना दो कि वो तुम्हारे बिना भी चल सके। नंबर 2, रियल एस्टेट, अपार्टमेंट, हाउसेस या फिर वेयर हाउसेस खरीदो और उनसे रेंटल इनकम लेते रहो। पूरे के पूरे एरिया को पहले सर्च करो और उस एरिया के घर का एवरेज प्राइस पता करो, और जो भी घर एवरेज प्राइस से सस्ता मिल रहा हो उसको बाय करना ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है। 3, पेपर एसेट्स, इंडेक्स फंड, कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, वो पेपर एसेट्स हैं जो हमको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें इनके बारे में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मेरे ओपिनियन में हम जॉन बोगन और पीटर लिंच की बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 4, कमोडिटीज, एग्रीकल्चर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कमोडिटीज वाली एसेट क्लास में आते हैं। अगर बाकी किसी एसेट क्लास के अंदर नुकसान होने लगे तो उस वक्त ये एसेट क्लास आपकी हेल्प कर सकती है। जिसके बाद नेक्स्ट बुक आती है रिच डैड एस्केप्स द रैट रेस। तो बेसिकली दोस्तों ये बच्चों के लिए एक कॉमिक बुक की तरह है, जिसके अंदर एक चूहा टर्टल को सिखाता है कि कैसे रैट रेस से बाहर निकला जा सकता है। तो दोस्तों जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों की अर्ली फाइनेंशियल एजुकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो अपने बच्चों को ये बुक गिफ्ट में दे सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके अंदर कॉन्सेप्ट रिच डैड पोर डैड वाले ही है, और इनफैक्ट ये रॉबर्ट की स्टोरी है, और इसीलिए दोस्तों जो लोग रिच डैड पोर डैड पढ़ चुके हैं उनके लिए इस बुक को खरीदना उतना फायदेमंद नहीं होगा। दोस्तों इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी की बाकी बुक्स जैसे कि रिटायर यंग, रिटायर रिच, कॉन्स्पिरेसी ऑफ द रिच, व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर, द बिजनेस बुक एक्सेट्रा, इन सब के अंदर ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट ही दिए गए हैं। हाँ वो बात अलग है कि इनके अंदर इनको थोड़ा डिटेल में समझाया गया है, पर दोस्तों मुझे ये लगता है कि आपको अब एक आइडिया लग गया होगा कि अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी की सारी बुक्स पढ़ लेते हो तो आप क्या क्या सीख सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।